17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो नाई का बेटा नाई, लोहार का बेटा लोहार, सुतार का बेटा सुतार, गवंडी का बेटा गवंडी, सुनार का बेटा सुनार, भटजी का बेटा भटजी, मास्टर का बेटा मास्टर, सरकारी नौकर का बेटा सरकारी नौकर, उद्योगपति का बेटा उद्योगपति, साहूकार का बेटा साहूकार, चिकित्सक का बेटा चिकित्सक। ये सब परंपरा हमारे यहाँ पे चलती आ रही थी। अब लोगों को लगता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जिसको जो बनना है वो बनाओ, लेकिन उसमें कोई विशेष बदल नहीं है। आपको ध्यान में आएगा कि डॉक्टर के बेटे को उसको लगता है डॉक्टर को मेरा बेटा डॉक्टर ही होना चाहिए, इंजीनियर वाले को लगता है अरे इंजीनियर क्लास 4 साल में डिग्री लो, आगे आप पीजी करो और फिर आप डायरेक्ट फॉरेन में जॉब लो। जो पॉलिटिशियन है उसको लगता है मेरा बेटा पॉलिटिशियन में तो सब राज कर रहे एकदम, और उद्योगपति वाले को लगता है मेरा बेटा भी बिजनेस करे, उद्योग करे, कुछ धंधा पानी करे। और ये मारवाड़ी गुजराती लोग हम जैसे हैं जो बोलते हैं अरे क्या बिजनेस બધું સારો છે, बिजनेस બધું સારો છે, ये बातें बोलते हैं। तो अभी भी वो ट्रेंड कायम है, आप देख ही लो, आप आजू बाजू में ऑब्जर्व करो, आपको ये ध्यान आ जाएगा। जो टीचर है उनके बेटे को लगता है टीचर समाज को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, तो हमको वो काम करना चाहिए। सरकारी नौकर को लगता है 9 to 5 ड्यूटी करो, बाकी गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है, 360 दिन में से 120 दिन तो छुट्टी रहती है। और इस प्रकार से हमारी यही सोच अपने लिए, बस हम उसी में मिक्स होते जाते हैं, उसी में हम घूमते जाते हैं और उसके बाहर नहीं पड़ते, और इसी प्रकार से हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो स्वर्णिम भारत का निर्माण कैसे होगा? हमारे विजन को थोड़ा ब्रॉड बनना जरूरी, बहुत ब्रॉड बनना जरूरी है। थोड़ा हर एक ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया तो एक साथ सब पूरा मैप कंप्लीट होगा। तो ये विचार को आप जिसका जो स्किल है, जिसकी जो समझ है, जिसकी जो पात्रता है, उस हिसाब से उसको चॉइस करने का अधिकार होना चाहिए। उसके ऊपर ये हो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक बार दोहराते हैं कि क्या बनना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, और वो विषय इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत उभरता हुआ यंग नेशन है, यूथ नेशन है, और हमारी 65% से ज्यादा की आबादी ये 35 साल से कम वाले उम्र की है। तो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। स्वर्णिम भारत के निर्माण में यह एक स्वर्णिम युग की तरह काम कर सकता है अगर इस सबसे बड़ी रिसोर्स का बहुत अच्छे से उपयोग किया गया। तो हमेशा हर काम के लिए पैसा ही चाहिए, पहचान ही चाहिए, परमिशन ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। कार्य करने के लिए मानवता का भाव और मानव की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और इस चीज को अगर हम ऐसे देखते हैं कि मैं तो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो गया, मेरे को रैंक मिल गया, और फिर मैं आगे ये पोस्ट पे हूँ, वो पोस्ट पे हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, ये सब चीजें चलते रहती है। लेकिन इससे इंडिविजुअल लेवल का स्टैंडर्ड कितना भी बढ़ क्यों ना गया हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंट्री का डेवलपमेंट इससे नहीं होता है। हम इस बात को बार बार दोहराते हैं कि इंडिविजुअल प्रोग्रेस मे और मे नॉट बी नेशंस प्रोग्रेस, बट नेशंस प्रोग्रेस ऑलवेज एड्स टू a level in the progress of an individual। इसका छोटा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत हाई फाई टाइप की जिंदगी जी रहे हैं, हम स्टैंडर्ड हैं, ये है वो है, ये सब बातें कर रहे हैं, और कुछ हजारों रुपए के कपड़े आप पहनते हैं, लाखों रुपए की गाड़ी में आप घूमते हैं, और ये सभी बात आप कर रहे हैं, आपका एक स्टैंडर्ड, आपका समय अच्छा है शायद इसलिए आपके ऊपर मार्केट का क्रैश नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह, और सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन आप ये विचार करिए कि आप कितना भी पढ़ के, कितना भी कमा करके, कितना भी सब करके आप एक स्तर की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो लोगों को शायद अपॉर्चुनिटी नहीं है, या उनके पास व्यवस्था नहीं है, या उनके पास वो एनवायरमेंट नहीं है, या उनके पास इकोनॉमी नहीं है जिसकी वजह से वो पढ़ सके, लिख सके, आगे कुछ बढ़ सके। ये डोनेशन करिए, ऐसा करिए, ये सब बातों में कुछ दम नहीं है, ठीक है ना। आप किसी को पढ़ा रहे वो आपका बड़प्पन है। ये डोनेशन से लोगों को भिखारी नहीं बनाना है। 200 साल पहले तक भारत में एक भी भिखारी नहीं था, ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकॉली और विलियम एडम्स जिन्होंने यहाँ का एनालिसिस किया था भारत को रूल करने के लिए क्या क्या जरूरी है, इस विषय में जब उन्होंने एनालिसिस किया था तो ये उनके वाक्य है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये डॉक्यूमेंटेड है, इसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है कि देयर वाज नॉट ए सिंगल बेगर in this country during 17th and 18th of century. If this was the analysis, then why are we making people beggars now? डोनेट कर दो, दे दो, बचा हुआ खाना, बचे हुए कपड़े, क्यों हम किसी का पहनते हैं? कभी नहीं पहनते, तो हम उसको कैसे दे सकते हैं? वो भी इंसान है, इंसानियत क्या हमारी खो गई है? तो ये बात है। दूसरों को एबल कैसे बनाए, उनको केपेबल कैसे बनाए, उनको लायक कैसे बनाए, उनको इंडिपेंडेंट कैसे बनाए, उनको स्किल कैसे दे,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी, मेरी, हमारी सबकी जिम्मेदारी। अगर हम इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश में सांस लेते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर हमने सरकार को क्यों चुन के दिया है, सरकार का क्या काम है, ये तो काम सरकार करेगी। वो सरकार क्या करेगी वो उसका उसका देख लेगी। हमको क्या करना है ये हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट कम्स फर्स्ट, एंड देन वी हैव द राइट टू आस्क फॉर आवर राइट्स, ठीक है ना। हमारा अधिकार क्या है ये जानना पहले हमारे को उसका अधिकार नहीं है। हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, पहले जिम्मेदारी निभाना, फिर अधिकार की मांग करना। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ये किसी और का अधिकार है, ठीक है ना। सरकार की जिम्मेदारी नागरिकों का अधिकार है। हम क्या बोलते हैं, आई हैव, दिस इज माय राइट, दिस इज माय राइट, व्हाई, बिकॉज आई हैव पेड द टैक्स। ओके, दिस इज द लैंग्वेज व्हाट पीपल यूज। सो द टैक्स इज द राइट ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स इज द राइट ऑफ द गवर्नमेंट, बट दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। टैक्स भरना हमारी जिम्मेदारी है और वो सरकार का अधिकार है, टैक्स वसूल करना। उसी प्रकार से सरकार काम करे न करे, इसके ऊपर जानकारी, इसके ऊपर ये सब चर्चा, ये हमारा अधिकार है जानने का, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। काम निभाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये तू मैं उंगलियां दिखाने के बजाय हमने क्या किया, मैंने इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया, ये बात का हमको ध्यान रखना है। और इस विषय में हम बात कर रहे हैं कि माय नेशन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर नेशन अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी। इसको हम कैसे निभाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी क्या जरूरत है, इसका पर्पस क्या है, ये हमको क्यों करना है। इसका पर्पस ये है कि समाज का एक वर्ग बहुत ऊंचा जा रहा है, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसके पास वो एनवायरमेंट है, उसके घर में वो माहौल है, उसके घर में पढ़े लिखे लोग हैं और उसका इकोनॉमी है, वो पैसे दे सकता है, खर्चा भर सकता है, इसीलिए वो कर रहा है। लेकिन बाकी लोगों को क्या, जिनके पास ये एनवायरमेंट नहीं है, शायद उनके पास सुविधा नहीं है, ये बात है, तो वो वर्ग एकदम पीछे रह रहा है। और ये जो गैप है, ये गैप बहुत क्रिएट हो रहा है। ये गैप दो देशों में क्रिएट हो तो एक देश का फायदा, एक देश का नुकसान या कम फायदा, ऐसी वाली बात है। लेकिन ये एक ही देश में जब ये भाग हो रहे हैं, ये जो विभाग हो रहे हैं पुअर, और इसका जो इतना जो गैप है, कम कमाई वाले और ज्यादा कमाई वाले, ये गैप सबसे बड़ी अड़चन का ये कारण है, सबसे बड़ी अड़चन का ये कारण है। तो आपको याद होगा, महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, सबका यही एक वाक्य होता था, या उनका एक यही उनकी चिंता रहती थी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग क्या बोलते हैं उसको, गरीबी की रेखा के नीचे हैं, रेखा के नीचे हैं, उनका आप एक स्तर ऊपर कैसे लाए, उनको गरीबी रेखा के ऊपर कैसे लाए। ये गड्ढे खोद के कुछ नहीं होने वाला। और सरकार जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, ये सरकार का काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, ये कोई बात नहीं। सभी लोग चर्चा करते हैं कि मेरा मेरा जॉब, मेरा मेरा काम। ये जॉब वाला सिस्टम मेरे को तो समझ में नहीं आता है। हमको गुलामी की आदत पड़ गई। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हुकूमत चली गई, लेकिन अंग्रेजी कल्चर हमारे ऊपर वो दबा के चले गए। उनके पास ये था ना, उनको तो हर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी, उनको रिप्लाई देना होता था। यहाँ पे क्लार्क पैदा किए और क्लार्क पैदा करके उनसे काम करवाया और काम करवा के उसको रिपोर्ट कर दिया, यहां से चूज करके वहां ले गए। ये इतिहास उन्होंने रखा। लेकिन हमको वो अभी आदत सी पड़ गई है। आप कितने भी बड़े कंपनी के डायरेक्टर क्यों ना हो, आपको किसी के अंडर काम करना है। ये बात आप जब तक समझ, आपकी सेल्फ एस्टीम कहां चली जाती है, तब आपकी सेल्फ एस्टीम कहां पे चली जाती है। हमारा जो पहले का इकोनॉमी का कल्चर था, या इकोनॉमी का जो एक ट्रेंड था, वो कुछ इस प्रकार था कि सभी लोग आत्मनिर्भर हैं। जो अभी सरकार कर रही है, या उनके जो उद्गार है, उनके जो काम है, या उनकी जो घोषणाएं हैं, या जो जिस दिशा में वो काम कर रहे हैं, वो यही है, आत्मनिर्भर भारत बने। ये स्किल इंडिया, दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट विच इज गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये पहली ऐसी सरकार है स्किल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, यूथ को नया नया काम, आप नया इनोवेशंस के लिए उनको प्लेटफॉर्म दे रही है। ये बेवकूफ नहीं है। ये क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, और इसी को हमको समझना है। इसी से भारत का स्वर्णिम युग होगा, इसी से भारत का स्वर्णिम युग होगा, और इसी से हमारी प्रगति होने वाली है। ये एक के नीचे एक के नीचे की बॉसगिरी और ये नौकरदारी, इसमें कोई मजा नहीं है। वो कैसे आप 9 to 5 ड्यूटी करो, 8 to 8 ड्यूटी करो, 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, इतना दिन छुट्टी लो, ये पगार लो, बात मुंह बंद करो। इसमें क्या मतलब है, इसमें क्या मतलब है। हम खुद जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स क्यों नहीं बन सकते। इसलिए हमारे पोस्टर भी है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स या अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स आर मोर अप्रिशिएबल देन अपॉर्चुनिटी कंज्यूमर्स। लोगों को लगता है बस मेरा काम निकल गया, बात खत्म हो गई। ये जानवरों का काम है, जानवरों का काम है। वो उनका करते रहते हैं, मेरा जॉब हो गया, मेरे को खाना मिल गया, बस। गधे को देखा आपने, उसके सामने गाजर रखते हैं, उसके सामने गाजर रखते हैं और उसको चलाते हैं, तो वो चलते रहता है, वो गाजर की खोज में। हम उसी प्रकार से कर रहे हैं, हम पगार के पीछे भाग रहे हैं। रिच डैड पुअर डैड या अन्य जो भी इकोनॉमी के संदर्भ में शिक्षाएं हैं, किताबें हैं,
उनके उनके अंदर सभी में यही एक बात कही गई, इसका सबका सार यही है कि आप उस रैट रेस में मत भागिए। हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सभी लोग रैंक के पीछे भाग रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। आपको बिजनेस करने के लिए आपको डिग्री होना जरूरी है या ये सब होना जरूरी है? आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, आपको बिजनेस नहीं करना, आपको कुछ और काम करना है, डिग्री ये अभी के एनवायरमेंट में शायद मैंडेटरी है, डिग्री को हम इतना महत्व दे रहे हैं, वो होना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन वही होना चाहिए क्यों? क्या फिर या फिर डिग्री ही सब कुछ है? इस आशा में लोग सुसाइड करे जा रहे हैं। मेरे को एमबीबीएस का सीट नहीं मिल गया, लटक गया, आईपीएल में 2,500 का सट्टा हार गया, लटक गया। ये क्या बात है? हमको पचाना जरूरी है, हमको हार को, फेलियर को पचाना जरूरी है। और अगर हम में जोश है तो फिर करके दिखाना चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो, आपके फायदे में दूसरे लोगों को फायदा हो, ये चीज को बढ़ावा अगर हम देंगे तो ही स्वर्णिम भारत का निर्माण हो सकता है। छोटे छोटे हो, बड़े बड़े हो, देखो आप किसी भी बड़े कंपनी की शुरुआत, ये कोई शायद कोई गराज में से शुरू हुआ है, कोई हॉस्टल में से शुरू हुआ है, कोई कहीं से शुरू हुआ है, उसके पीछे एक प्रेरणा थी, उसके पीछे एक भाव था, यही था कि लोगों के लिए कुछ करना है। सेल्फलेसनेस जब तक हमारे में नहीं आती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसी से आइडिया क्रिएट होता है, उसी से आइडिया क्रिएट होता है। नेचर विल हेल्प and it will apply all its forces to make it into reality, to make your idea into reality। और ये मेरी बात नहीं, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते थे। इनोवेशंस और ये जो डिस्कवरीज हैं, ये कभी होते हैं जब भी आप प्रयत्न करते हैं। आपने सुना होगा इनके बारे में, जिन्होंने बल्ब का शोध लगाया, लाइट का शोध लगाया, हमारे लाइट का शोध जिन्होंने लगाया है, तो उनकी फैक्ट्री पूरी जल गई थी, उनकी फैक्ट्री पूरी जल गई थी और उसमें सारे रिकॉर्ड्स थे, ठीक है ना, उसमें सारे रिकॉर्ड्स थे, ठीक है ना, सारे रिकॉर्ड्स थे, सारे जल गए। और उनको किसी ने फोन करके बोला कि आप की फैक्ट्री सारी जल गई है, तो वो स्पॉट पे आए देखने के लिए, देखा और इतना बड़ा हीप ऑफ एशेस, जिसको हम बता सकते हैं, राख के ढेर, इतना बड़ा उनका ये था। और उन्होंने उनके बेटे को बोला, जो गो कॉल योर मदर, शी माइट नेवर हैव सीन सच बिग हीप ऑफ एशेस टिल टुडे। ये पॉजिटिविटी। और उन्होंने क्या बोला, उनकी वाइफ तो आके ऐसे देखी और सब उनकी धर्मपत्नी, और वो बेहोश होके गिर गए। फिर उसको उठाया मूर्छित से, उसको पानी वगैरह मार के, और उनको बोला, ऑल माई फेलियर्स हैव बिकम एशेस, नाउ आई एम रेडी टू कम बैक अगेन एट 10 o'clock आफ्टर द ब्रेकफास्ट एंड स्टार्ट विद ए न्यू इंटेंशन। ये एडिसन के वाक्य है, ये एडिसन के वाक्य, थॉमस अल्वा एडिसन उनका नाम है, जिन्होंने बल्ब का शोध लगाया। और आप जान सकते हैं कि ये एटीट्यूड से उन्होंने काम किया, और इसीलिए शायद हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको फिर ये बल्ब, लाइट, आज बिजली हमको मिल रही है, उनके बदौलत है। इसके लिए वैसा विल पावर चाहिए, हम हमारे काम में पूरा झोंक देना चाहिए हमको खुद को, बिना सजा के कोई मजा नहीं। अभी मजा करेंगे तो आगे सजा मिलेगी। तो हमको डिसाइड करना है कि पहले हमको क्या करना है। गुलाब के फूल की खुशबू अगर लेनी है तो उसको कांटे चुभने पड़ते। Without pains there is no gains, without pains there are no gains, nothing ventures nothing gains। ये जो अंग्रेजी की कहावत है, ये सब उसी संदर्भ में है। तो अभी हमारा महत्वपूर्ण विषय ये था कि सभी लोग हर एक की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब लिटरली क्लार्क से लेकर के आईएएस ऑफिसर, मेडिकल, एमबीबीएस, इंजीनियर, सभी के एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन बिजनेस के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। आपको धंधा करना है तो आपको नॉलेज चाहिए, आपको टैक्टिक मालूम चाहिए, आपको मार्केट का स्टडी चाहिए, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है ये मालूम चाहिए, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। और उसके लिए हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इनोवेशंस के लिए मार्केट में आई है। अभी हम हर चीज के लिए, अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन अब वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट कर दिए गए, निकाल दिए गए। ईज ऑफ बिजनेस धीरे धीरे डेवलप हो रहा, ये बात चीज है। तो अगर आप इस बात को गौर करें, ध्यान दें, तो सभी, अभी मैं ये बहुत क्लोजली मैंने देखा है, रिलेटिव्स में, घर परिवार में, दोस्तों के यहाँ पे, अगर किसी के पिताजी डॉक्टर है, वो क्या बोलते हैं, वो बच्चे को समझाते हैं, बोले बेटा साइंस में अच्छे मार्क्स चाहिए, 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए, 95% के ऊपर अगर मार्क्स लेगा तो तेरे को एमबीबीएस मिलेगा आगे। अरे ये अभी 12th पास हुआ, ये अभी 10th पास हुआ नहीं, 10th की तैयारी कर रहा है, 10th की तैयारी से उसको खाली 11th 12th का एग्जाम, ये तुम्हारा कॉलेज मिलने वाला है, उससे भी कुछ नहीं, आगे जाके एंट्रेंस देगा तो उसका कुछ भविष्य होगा मेडिकल साइंसेज में। उसको अभी से इतना स्ट्रेस, लोग 9th स्टैंडर्ड से, 8th स्टैंडर्ड से, 10th स्टैंडर्ड से क्लासेस लगा देते हैं, पता नहीं इतना स्ट्रेसफुल उसको क्यों बना दे। और क्या सीखते हैं, क्लरिकल थिंग्स, देयर इज नथिंग प्रैक्टिकल। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। Hopefully new education policy 2020 will overcome all these shortcomings and drawbacks, but we are not sure until it gets applied into the market live in front of us. But till now what we have experienced
is this is the biggest shortcoming and this is the biggest hindrance to the growth of the population or the most youthful nation on this planet. और इस चीज को उखाड़ के आप नहीं फेंक सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट चाह रहा है. प्राइवेट संस्थाओं को पैसे से मतलब है, वो उनका डोनेशन, उनका फीस ले रहे हैं, उनका सिखा रहे हैं, सिलेबस चल रहा है, बच्चे पास हो रहे हैं, उनको लोगों को रैंक दिखा रहा है, मार्केट में रैंक देखते हैं, मार्क्स देखते हैं और हमारे बच्चे को ये स्कूल में एडमिशन कर दो. अरे उसको समझ कितनी है दुनियादारी की. स्कूल खाली इंफॉर्मेशन का सेंटर नहीं है. स्कूल से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी. आप प्लीज इतना पैसा वेस्ट मत करिए. मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूं. मैंने भी 11th 10th स्टैंडर्ड पास किया, 12th स्टैंडर्ड पास किया, नीट का एग्जाम दिया, सभी कुछ किया. लेकिन उसके जो ड्रॉबैक समझ में आते ना, उसको आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है. ये ट्रेंड बन चुका है बेवकूफों की तरह. मेरे को बोलो आप 10th स्टैंडर्ड में सीखते हैं x + y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर. इसका लाइफ में क्या एप्लीकेशन है? अगर थोड़ा बहुत इंजीनियर्स को होता होगा, बाकी लोगों को क्या एप्लीकेशन है? फिर उसको सामान्य ज्ञान में 10th स्टैंडर्ड तक सभी को कॉमनली क्यों सिखाया जाता है? उसको क्यों सिखाया जाता है? बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें. उसके कॉन्टेक्स्ट में हम प्रैक्टिकली क्यों चीजें नहीं करते? ये डालते हैं 5 साल के 10 साल के बच्चों को 1000 रुपए खर्चा करके डांस क्लास में डालते हैं. सब लोग डाल रहे हैं, इसीलिए आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लास में डालते हैं. ये सब स्कूल में सिखाते नहीं है. उसको अच्छी आदत लगाओ. अभी ई एजुकेशन या क्या बोलते हैं ऑनलाइन ई लर्निंग और ये एजुकेशन के चक्कर में सभी लेक्चर उसके ऊपर ही चल रहा है. लाइव इंटरेक्शन ही नहीं है स्टूडेंट्स का, बच्चों का. कोविड की बात नहीं चल रही, उसके पहले भी, कोविड पैंडेमिक के पहले भी ई लर्निंग मतलब वो वीडियो लगा दिया और वो टीचर देख रहे हैं. क्या मतलब चल रहा है? वो बच्चे को कितना समझ में आया, उसका कितना उसमें एनालिसिस है उस टॉपिक का, या उसका क्या सोच है उसके बारे में, व्हाट आर द आइडियाज ऑफ दैट लिटिल बडिंग बॉय और अ गर्ल एंड व्हाट दे वांट what they have the perspective regarding the topic, what is their thought. This is having no value. That is why innovations and discoveries are getting hindered. They are only coming up in certain areas where there's an environment, otherwise they are not. ये बात बहुत आवश्यक है, ये बात समझनी जरूरी है. ये खाली एंट्रेंस एग्जाम में ये लगा रहे हैं सीएस के सबके एंट्रेंस, ठीक है, जरूरी है आप आपका करियर सेट करें, विचार करिए. मैं आपको मेडिकल स्टूडेंट का एक लाइफ बता देता हूं कि हम एमबीबीएस करते हैं 18 इयर्स की एज में 12th स्टैंडर्ड में. अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का रैंक लगा है तो 5.5 साल वो एमबीबीएस करता है, फिर 1 साल वो बॉन्ड करता है. तो 5.5 मतलब 18 और 5.5 कितना, 23.5 साल, 23.5 प्लस 1 ईयर ऑफ बॉन्ड 24.5. तो 6 months ऑफ बफर, तो उसको 24 को 25 कंसिडर करें. फिर 3 साल वो एमडी करेगा, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा तो 28, उसका 1 साल का बॉन्ड 29. फिर वो सुपर स्पेशलिटी डीएम 2 साल, डीएम है या एमसीएच है 2 साल और करेगा, 29 + 2 31. फिर उसका 1 साल का बॉन्ड करेगा 32. ये कब होगा? जब वो सिंगल शॉट में सब निकल रहा है. अगर नहीं निकल रहा है तो 35. ठीक है, 30 to 35 एज वो पढ़ाई कर रहा है. ठीक है, फिर वो आके उसकी मार्केट में जगह बनाता है. पेशेंट्स उसके पास आए, अगर उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई घर के डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं ज्वाइन होके उसका कंसल्टेशन शुरू करके उसको इमेज क्रिएट करने में टाइम लगता है, 5-10 साल लगता है. ठीक है ना, उतने में उसका 40-45 आ जाता है. फिर जब उसका इमेज बनता है, उसका हाथ अच्छा है, उसका नॉलेज अच्छा है, उसके हाथ में यश है, उसके नॉलेज का एप्लीकेशन है, लोगों को फायदा हो रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है, लोग खुश हैं, फिर लोग उसके पास आएंगे. दिन के 50-100 पेशेंट वो देख रहा है. अगर सर्जन है तो दिन में 8-10 सर्जरीज कर रहा है. उसको टाइम, पूरा उसका टाइम काम में जाता है. फैमिली टाइम नहीं, सोशल टाइम नहीं, कुछ नहीं. परिवार की तो बात ही छोड़ो, बहुत दूर, लोग तो मानते भी नहीं. ये बहुत बड़ा मतलब जाने दो, वो अलग विषय है. बट ये कॉन्सेप्ट है. और फिर वो 10 साल जाता है तो 40 + 10 50-55 45 55. अब 55 होते थे फिर उसका रिटायरमेंट का विचार आता है. रिटायरमेंट का विचार में फिर जब तक उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसको फिर आप उसका स्कूलिंग, उसका एजुकेशन, वही रैट रेस, उसी सर्कल में सभी लोग चले जा रहे हैं. अपना अपना देखो बेटा, अपना अपना देखो. अरे अपना अपना देख के क्या इधर 500 साल जीना है क्या? बड़े बड़े फ्लैट, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छे कपड़े. ये विचार बहुत जरूरी है. ये विचार को समझना बहुत जरूरी है. उसी साइकिल में हम रोटेट हो रहे, जनरेशंस चले जा रहे, खा रहे, पी रहे, रिप्रोड्यूस कर रहे, जनरेशन को आगे बढ़ा रहे. जानवरों के समान हम रह रहे हैं. अगर आप किसी को भी पूछो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द मोटिव ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, देयर इज नो प्रॉपर आंसर टू इट. एंड अ फ्यू ऑफ देम हु आंसर इट, जो बहुत लोग, कुछ बहुत कम जो उसका जवाब देते, तो बोलते मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है, मेरे को फलाना बनना है, मेरे को ढीकला बनना है. क्या बनना है इससे ज्यादा जरूरी है मुझे क्या करना है. कोई बोलता है मेरे को एमसीएस प्लास्टिक सर्जन बनना है, 10 साल बाद में बन जाओगे. उसके आगे क्या? उसके आगे का जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का मूल मंत्र क्या है, हमको भगवान ने जिंदगी क्यों दी है. भगवान में नहीं मानते तो नेचर ने जिंदगी क्यों दी है. ये चीजों का जवाब जब तक हम साइंटिस्टिकली हमको नहीं मिलता, तब तक हम इसी रैट रेस में चलते हैं. मेरे को ये बनना है, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को ये करना.
क्या मतलब है इसमें? कोई कोई कुछ है इसमें? इट्स जस्ट अ रैट रेस। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बात ह्यूमंस को लागू नहीं होती, ये जंगल राज है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जंगल राज है। जंगल में प्राणी रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते। अगर वो वाली बात सच्ची है तो फिर मनुष्यों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। आप जानवर बन के रहो, कोई कोई उसमें ये नहीं है। आप जानवरों की तरह रहो, जानवर बन के रहो, और वही चल रहा है, वही चल रहा है। लोग क्यों मेरे को ये बनना है, वो बनना है, क्यों बनना है? बन के बहुत सारा पैसा कमाना है, पैसा कमा के क्या फिर? भोग करना है, भोग करना है, ये देखना है, वो देखना है, ये पहनना है, उधर जाना है, इधर जाना है, ये करना है, दिखावे के लिए। सेल्फ सेटिस्फैक्शन कुछ नहीं, बिकॉज देयर इज नो सेल्फ ऑब्जेक्टिव। If there will be any self objective, then there will be way towards it, and then after accomplishing that you will have a self satisfaction. But nothing is like that. Everything is for others, everything is for others. बेसिक में घोटाला है, फाउंडेशन में गड़बड़ है, तो उसके ऊपर इमारत कैसे बनेगी? फिर ये डिप्रेशन नहीं बना तो ये वो लोग लटका लेते हैं, खुद को पॉइजन खा लेते हैं, छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन हो जाता है। क्या डिप्रेशन वाली बातें हमारे कल्चर में कभी है ही नहीं, कभी थी ही नहीं। ये खाली मार्केट का काम है। इस बात को हम जब तक समझते नहीं तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हम ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही मरेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ये बनेंगे। देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ, देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ। ये कुछ एम ऑब्जेक्टिव हो, आप कोई भी सक्सेसफुल मनुष्य को देखो, उसका कभी एम एंड ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मेरे को इतना बड़ा बनना है, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो। इवन द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड डिड नॉट एवर ड्रीम दैट ही वांट्स टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन। His aim and objective was to find to start with a company, to मतलब ये आईटी सेक्टर में एक लेवल, एक स्टेप ऊपर, ये काम के पीछे वो दौड़े, कार्यरत रहे, निस्वार्थ काम के पीछे दौड़े। उसमें उनको पैसा, समृद्धि, नाम, नेम, फेम सब कुछ होते गए। इफ वी रन बिहाइंड समथिंग, वैल्यू विल डिक्रीज। लेट थिंग्स रन बिहाइंड यू, मेक मनी वर्क फॉर यू, डोंट वर्क फॉर मनी। If we work for money, we will become the slave of money. If we work for something, we become slave of that thing. May it be a non-living thing or a living thing. We enslave ourselves in every damn aspect. क्योंकि हम वो करते हैं जिससे हमको पैसा मिलता है, जिससे हमारे बॉस के नजर में हमारा नाम, काम, हमारी इमेज ऊपर होए, ऐसा सब हम करते हैं। We live in enslavement. जैसा मालिक को अच्छा लगता है वैसा नौकर करता है ताकि मेरा पगार बढ़े। ये बात अगर आपकी है तो आप स्लेव बने रहिए, दास दास बने रहिए, कोई उसमें अड़चन नहीं है। यू लिव ए लाइफ ऑफ एंस्लेवमेंट, बट इट इज नॉट पीसफुल, इट इज नॉट वर्थ इट, इट इज नॉट अकम्प्लिशिंग। माने आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता है आप अकम्प्लिश करते तो उसको। ये बात बहुत जरूरी है, आप इस बात को गौर से सोचिए। माइंड इज नॉट द प्रॉब्लम, माइंडसेट इज द प्रॉब्लम, सेज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। भगवान ने दिमाग तो सबको दिया ना, विचार तो सबको दिया, उसको कैसे प्रेजेंट करते, कैसा काम करते, ये बात है, ये बात है। आप विचार करिए ना, मसाले तो सभी घर में होते हैं, जो नए बनाने वाले को दे तो वो तो वाट लगा देगा डिश की, खाने के में नमक ज्यादा, मिर्ची ज्यादा, ये ज्यादा, वो ज्यादा, उलट सुलट। और कई आप एकदम हाउसवाइफ, ट्रेंड हाउसवाइफ है, कोई माता, हमारी बहन कोई है, उनको बताओ, इतनी जबरदस्त लाजवाब डिश बनाते हैं, वो मसाले तो वही है। लाइफ में जीने के कंपोनेंट्स वही है। दिन में सभी को 24 घंटे मिलते हैं, हम उसको कैसा यूज करते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ओ ये मोटिवेशनल लेक्चर्स, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, ये वो फलाना ढिकला, उसके बहुत लेक्चर मिल जाएंगे आपको। आप पहले अपना एम और ऑब्जेक्टिव क्लियर करिए, हमको जिंदगी में क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बनना है इसको महत्व नहीं, अपने आप बन जाओगे। आप पद प्रतिष्ठा के पीछे मत जाइए, पद प्रतिष्ठा के पीछे गए तो लटक गए, रेस में अटक गए, ठीक है ना। हमको क्या करना है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव इन माय लाइफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी बनिए, आप कुछ भी उसमें आपका एम हो, लेकिन क्या करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कि भाई किसी को डॉक्टर बनाए तो बोलेगा मेरे को समाज सेवा करने की इच्छा है, लोगों के हेल्थ का एक लेवल, एक स्टेटस, एक ऊपर आना चाहिए, उसकी दिशा में मेरा प्रयास है, उसमें मेरे को मेरा कंट्रीब्यूशन देना है, जितना मैं दे सकता हूं, उसमें कितना अच्छा मैं कर सकता हूं, ये मेरे को देना है। उसके लिए मेरे को डॉक्टर बनना जरूरी है। बिकमिंग ए डॉक्टर इज नॉट द एम एंड ऑब्जेक्टिव, इट इज द मोड टू डू और अकम्प्लिश दैट रिस्पेक्टिव ड्रीम, to accomplish that respective dream, to clear the objective, this is the mode, this is the mode। मेरे को इंजीनियर बना, लोगों की लाइफस्टाइल को ईज में कन्वर्ट करना, मैंने उसको इजी बनाना है, उसको कंफर्टमय बनाना है। और ये चीज खाली सिटी तक नहीं, मेरे को गांव गांव तक पहुंचाना है।
मेरे को इंडिया का एक लेवल ऊपर करना है, उसमें मेरे को मेरा योगदान देना है, मेरे इंटेलिजेंस का, मेरे इनोवेशन का, मेरे थिंकिंग का, मेरे क्रिएटिविटी का उसमें अर्पण होना चाहिए। इसीलिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। इंजीनियरिंग इज द मोड टू गेन दैट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर इट्स एप्लीकेशन। Information becomes knowledge only when it is applied, and only knowledge is not sufficient. Where you apply in the right time, at the right place, in the right situation, among the right people, that is most important, and that is the complete fate of the whatever information you have gained. तो ये बात आपको समझनी है। आप समझे ना समझे, समझे तो आपका भला, ना समझे तो आपका नुकसान। आप इंसान है या जानवर है, इसमें आप डिफरेंस अच्छे से करिए। क्योंकि लोग खाते पीते मैंने पैसा कमाते, जॉब क्यों करते? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों करते? घर बार चलाने के लिए, खाना पीना व्यवस्था हो, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस रहे, ताकि मैं कुछ बीमार पड़े, कुछ अड़चन आए तो पैसे का काम हो। बस ये काम जानवर करे। आप देखो, कंपेयर करो ना गौ माता के साथ, अपने आप को कंपेयर करो। गौ माता क्या करती है? उसको क्या लगता है? खाने के लिए चारा लगता है, वो उसका मेंटेनेंस है बराबर। और देती क्या? आपको दूध देती है। तो आप क्या कर रहे हैं? कंपनी को आप जॉब करके आपका काम दे रहे, सर्विस दे रहे, और कंपनी के आप बदले में क्या ले रहे? पैसे ले रहे। गौ माता क्या कर रही है? चारा ले रही है। आप डायरेक्ट ही पैसा लेते हैं, ठीक है ना, खाना खाने के लिए, ठीक है ना। आप डायरेक्ट खाना नहीं लेते, आप पैसा लेते, आप डायरेक्ट सर्विसेज नहीं लेते। अगर कंपनी कोई ऐसी है जो आपको अच्छे से अच्छा खाना दे, अच्छे से अच्छी सर्विस दे, आपके बच्चों का स्कूल का फीस दे, आपके जो मतलब एक्सपेंसेस है जो करेक्ट है, माने जो वेस्ट नहीं है, वो सब आपकी अगर पूर्ति कर रही है कोई कंपनी, तो शायद आपको पैसे की और जरूरत नहीं है जब तक आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट सर्विस ना देते हुए वो आपको पैसे देती है, उसके माध्यम से आप अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और गौ माता क्या कर रही है? डायरेक्ट आपसे पैसे नहीं ले रही है, आपसे अन्न खा रही है, उसका जो भी भोजन है वो खा रही है और आपको सर्विस दे रही है। तो आप विचार करिए, आप में और जानवर में क्या फर्क है। आप विचार करिए, इंसान में जानवर में क्या फर्क है। उसी रेस में लटकना है क्या? हाँ, 30s आ गए, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर एजुकेशन, फिर ये वो जॉब में अटक अटक के गोल 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 गोल, रिटायरमेंट आके खत्म। ये विचार करिए, थोड़ा ब्रॉड माइंडसेट बनाइए, थोड़ा ब्रॉड माइंडसेट। खुद के बारे में सोचेंगे तो खुद का बेनिफिट हुआ, ये गलत आश्वासन आपको मिलेगा। लेकिन इन जनरल सभी का, मेरा प्रॉब्लम ही सभी का प्रॉब्लम है, सभी का प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। ये आप थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखिए, आपको ध्यान में आएगा। ये प्रॉब्लम छोटा नहीं है, प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि क्या बताओ। और लोग क्या बोलते हैं, अभी जैसे आप देखो सिग्नल पे खड़े हो और मांगने वाले आते हैं, जिनकी बेचारों की शायद उनकी अवस्था वैसी नहीं है, उनका काल सही नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनकी जो भी तकलीफ है हमको पता नहीं। लेकिन हम क्या करते, कार का खिड़की भी नहीं खोलते, कार की आंखों के ऊपर का गॉगल भी नहीं हटाते, उनको देखते भी नहीं। क्यों? आप क्या बोलते? कब सुधरेगा मेरा देश, कब सुधरेगा? अरे तो कब तुमने कुछ किया है? हमने कुछ किया है? किया नहीं तो अपेक्षा कैसे कर सकते? राइट कम फर्स्ट, ये गलत सोच है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फर्स्ट, देन कम्स राइट। टॉक अबाउट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पहले, और फिर आप अपेक्षा करें कि मैं दूसरों से कुछ अधिकार मांगू, मेरा कोई अधिकार है नहीं। फर्स्ट डू देन एक्सपेक्ट। ये 3-4 बातें जो हमको ध्यान में रखना है। और स्वर्णिम भारत का स्वर्णिम युग, अगर भारत को विश्व गुरु जगत सत्ता बनाना है, तो थोड़ा ब्रॉड विचार करना जरूरी है, थोड़ा खुद से बाहर। मानो हम इतना लिप्त हो गए खुद में, ये मेरा वो, कौन हम। हमारी अगर इतनी पात्रता होती तो लाइफ में कभी फेलियर नहीं आता। फेलियर क्या किसी का चॉइस होता है क्या? फेलियर किसी का चॉइस होता है क्या? नहीं। फेलियर अगर किसी का चॉइस नहीं है तो सक्सेस हमारे हाथ में नहीं है। काम करना हमारे हाथ में, उसका क्या रिजल्ट आएगा, ये गीता में भगवान ने बोला है, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। इसीलिए यही प्रार्थना है कि उस राइट रेस में न अटकते हुए, मनुष्य और जानवर के बीच में भेद समझते हुए, हमारा नर्वस सिस्टम का इतना इवोल्यूशन हुआ है, अपग्रेडेशन हुआ है, उसको समझ के आप अपने फ्यूचर का डिसीजन लीजिए, उसका एक लेआउट तैयार करिए, उसकी दिशा में काम करिए। क्या करना है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्या बनना है इसको छोड़ दीजिए, अपने आप सब अच्छा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।